चलिए, तो यहाँ पे स्टॉक्स एंड न्यूज़ की चर्चा हुई और नतीजों की चर्चा हुई, हाउस रिपोर्ट्स सुनी हमने स्टॉक्स पे, लेकिन अब घूम के आते हैं स्टॉक्स सेक्टर पे। वो सेक्टर जो कि आज का अगर आप देखें फेवरेट सेक्टर हो सकता है, और यही है हमारी आज की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट। सुमित हमारे साथ हैं। आईटी कल क्या ताबड़तोड़ तेजी थी इस स्पेस में, स्पेशली मिड कैप आईटी। सुमित, आपके पास मेरे ख्याल से गोल्डमैन सैक्स और साथ ही साथ सीएलएसए की रिपोर्ट है, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? देखिए, शुरुआत में सीएलएसए की रिपोर्ट के साथ करूंगा क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट आपको गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सीएलएसए ने एक रिपोर्ट रखी है जहां पर उन्होंने ये बात साफ की है, रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंसेस की थी उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्रीज के मद्देनज़र, कि सेकेंड वेव में पेंडेमिक का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और Q1 FY22 यानी कि जो अगला आने वाला क्वार्टर होगा वो बेहतर साइड पर ही दिखाई पड़ रहा है, बहुत इंपैक्ट नहीं होगा। शायद एक HCL टेक को उन्होंने बाहर किया इसके अंदर कि इसके ऊपर शायद थोड़ा बहुत इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन की बातचीत इस पूरे सेक्टर के अंदर है, वो शायद आगे भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ेगी। बेहतर आउटलुक पूरे स्पेस का, और जो स्पेंडिंग है अगले 3 सालों के लिए वो काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ रही है। मेजरली सारे मैक्रो इन्वायरमेंट जो है इस पूरे सेक्टर के लिए वो अब टेल विंड के तौर पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उनको ये भी लगता है कि यूएस, यूरोप, जो कि इनके टोटल रेवेन्यूज़ का करीब 60 से 70% के आसपास का हिस्सा जनरेट करता है, वहाँ पर आउटलुक बहुत हद तक सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल जो स्पेंडिंग है Q1 में वो और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है बड़े प्लेयर्स की तरफ से भी, तो इसीलिए बेहतर साइड पे ही आंकड़े समझ कर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी भी कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं की सिवाय HCL टेक को कुछ चीज़ों से अलग रखने के। अच्छा, अब आती है गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की बात। उन्होंने एक IT एनुअल कॉन्फ्रेंस की थी 3 से 4 जून के दौरान, उसके बाद ये रिपोर्ट जनरेट की है। उन्होंने करीब 5 की टेक अवेज निकाले इसमें से। अगर आप उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में समझेंगे तो उन्होंने ये बात साफ की कि डिमांड जो है बहुत स्ट्रांगली एक्सेलरेट कर रही है इस पूरे सिनेरियो, पूरे सेक्टर के अंदर। उसके अलावा FY23 के बाद कहीं डिमांड में थोड़ी सी स्लगिश ग्रोथ एक आती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन हाँ FY20 से लेकर FY22 के बीच में एक वी शेप रिकवरी की बातचीत उन्होंने की है सेक्टर में। हाँ, दूसरा एक बहुत ही बड़ा सप्लाई डिमांड को लेकर मिसमैच दिखाई पड़ रहा है अभी भी, और अभी भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड सुपरसीड करेगी सप्लाई के कंपैरिजन में, इसलिए आने वाले समय में इस पूरे सेक्टर में एक अच्छी तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है। अच्छा, ऑफशोरिंग को लेकर अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड उसके बाद क्लियर होगा जैसे जैसे अनलॉक सिचुएशन बनेगी। और आखिरी में बड़े IT वेंडर्स जो हैं उनको हमेशा एज मिलेगी छोटे IT वेंडर से कंपैरिजन में, तो बड़े IT कंपनीज के ऊपर इसीलिए उन्होंने भी बेट किया है। इन्फोसिस बाय साइड पे डाला है, कन्विक्शन लिस्ट में डाला हुआ है 1700 रुपये का टारगेट। माइंडट्री बाय साइड पे डाला है, कन्विक्शन लिस्ट में डाला है 2581, करीब 2600 रुपये का टारगेट। TCS रफली 3650 रुपये का टारगेट। एम्फेसिस 1960 रुपये का टारगेट। L&T इन्फोटेक और विप्रो, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने सेल साइड पे रखे हैं। L&T इन्फोटेक के लिए 3217 रुपये का टारगेट और विप्रो के लिए करीब 314 रुपये का टारगेट। तो 2 शेयर सेल में और बाकी 4 शेयर बाय साइड पर हैं, और सब में एक अच्छे अपसाइड्स वो देख रहे हैं। चलिए, तो आपके सामने 2 बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट्स IT सेक्टर पर आती हुई दिख रही हैं। प्रकाश दीवान साहब से जुड़ते हैं और एक राय उनकी भी बनती है। दीवान साहब, बिल्कुल गोल्डीलॉक्स ट्रेड आपके सामने IT में दिखेगा, हर तरफ अच्छा रुझान, स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई पर, और बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको लगातार अपग्रेड्स दे रही हैं। क्या हम लोग ज़्यादा ही बुलिश हो रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई डर या कोई ऐसी आशंका नहीं कि आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिखे? शैल जी, आई डाउट, क्योंकि मुनाफा वसूली का माहौल तब बनता है कि जब आपको थोड़ा सा वैल्यूएशंस में स्ट्रेच दिखने लगता है, या डिमांड साइड पे, ऑर्डर साइड पे कोई फ्लो की आपको थोड़ी सी कमी महसूस होने लगती है। ये दोनों चीजें IT में हो नहीं रही है। उसका रीजन है कि जो पिछले साल आपको ख्याल हो तो जो जून क्वार्टर के नंबर्स आए थे TCS के 2020 में, और राजेश गोपीनाथन जी ने ये कहा था कि ये एक हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक सेक्युलर लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। तो जो 19 ये हमारे जो 2000 में जो Y2K के बाद जो हमारे पास जो कारोबार में बढ़ोतरी दिखी इंडियन कंपनीज की, हिंदुस्तानी कंपनीज ने इतना काम किया 2000 से लेकर 2010 तक, वो फेज आपको 2020 से वापस एक शुरू होते हुए दिख रहा है। पिछली बार ITES का बोलबाला था, आपको ख्याल हो तो BPO खुले, KPO खुले, ITES चले।
अब जो है कारोबार डिजिटाइजेशन का है, ऑटोमेशन का है, एआई का है। सो ये जो कारोबार शुरू हो रहे हैं इसमें एक ही चीज जो आपको रोड़ा डाल सकती है वो है टैलेंट अवेलेबिलिटी, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग और कोडिंग के लिए जो आपको टैलेंट चाहिए, जो लोग चाहिए और उनकी कॉस्ट है वो कम होने की वजह से लोग मिल नहीं रहे हैं, ट्रेन हुए नहीं है। तो मैंने आपको इसीलिए कहा था जो हैप्पीएस्ट माइंड जैसी कंपनी है जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं उसमें। ये चीज एनआईटी ने भी की है, आप देखिए कल सॉफ्टवेयर ने इतना बड़ा स्टेक इसमें लिया, इस भाव पे लिया। सो ये जो बिरला सॉफ्ट हो गया या केपीआईटी हो गया जो मोबिलिटी को लेके टेक्नोलॉजी कर रहा है, हर एक के पास एक अपनी साख बनी हुई है। तो ये मुझे नहीं लगता कि मुनाफा वसूली आएगी, क्योंकि ये कोई सिंपल काम नहीं कर रहे, इनको रिप्लेस करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। बट जैसे मैंने कहा कि उतार चढ़ाव तो मार्केट का असूल है, बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए आईटी प्रोबब्ली विल बी द सेक्टर टू गो टू, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव नेचर भी आ गया है। ग्लोबली कुछ भी हो, डोमेस्टिकली कुछ भी हो, कारोबार तो चलता रहता है। सो उस लिहाज से ये मुझे लगता है कि रिपोर्ट्स ईडलवाइज की हो गई, क्रेडिट स्विस की हो गई, सीएलएसए की, ये सारी चीजें आपको यही दर्शा रही हैं कि बने रहिए सेक्टर में, थोड़ा सा अपना एक्सपोजर बढ़ा लीजिए। चलिए, एक प्रश्न दूसरी तरफ का पूछना अति आवश्यक था, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होता है बाजार में तो अक्सर आपको दिखता है कि एक ऐसा ट्रेड आता है जो दूसरी तरफ आपको लेके जाता है। दीवान साहब भी कन्विंस हैं कि मिड कैप आईटी में आपको अपना ट्रेड बरकरार रखना चाहिए और अगर पोजीशनिंग अच्छी हो तो बिरला स्टॉक लीजिए। दीवान साहब, दो स्टॉक्स जो आपने हमें सजेस्ट किए पिछले 2-3 महीने में, उनमें एक था पीएनबी हाउसिंग और एक था रेलिगेयर। दोनों पर अब आप अपनी टिप्पणी कीजिए, खासकर पीएनबी हाउसिंग पर। वहां तो कम से कम 150% की रैली आ चुकी है आपके रिकमेंडेशन के बाद। क्या करना है अब इन दोनों काउंटर्स पर, पीएनबी हाउसिंग और रेलिगेयर? शैल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आपके साथ ही मैं आरबीआई पॉलिसी के दिन शो कर रहा था जब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात हुई थी अक्टूबर के शायद महीने में। अब वहां से जो मूव आया है उसमें जो पिछले 1 महीने का मूव या 3 हफ्ते का मूव है वो तो कोई एक स्पेशल इवेंट की वजह से आया है, क्योंकि आपने ओनरशिप एक ही बदलते हुए, तो ये तो हर पीएसयू में होने वाला है। जहां जहां ओनरशिप अलग टाइप की आएगी वैसे लोगों की आएगी जो कैपिटलाइज कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो स्टॉक री रेट हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेसेस बनाना बहुत मुश्किल होता है। रेलिगेयर में क्या हो रहा है, यही चीज हो रही है। जो पहले सिंह परिवार का जो ओनरशिप हटी, उसके बाद जो नुकसान हुआ कंपनी ने उसको झेला। आज बर्मन्स आ गए, किरारा कैपिटल पहले से है, इसमें कई लोग हैं, मतलब टीसीजी है। तो इस लिहाज से इसका हुलिया सारा चेंज हो रहा है। तो अच्छे बिजनेसेस जो बीमार थे उनको नया डॉक्टर मिल गया। तो ये दोनों में ये चीज पैटर्न कॉमन है। लोगों के सवाल उठते हैं कि भाई हम रेलिगेयर हमने लिया है, लोअर लेवल्स पे आपने बताया था, तो अब क्या करें, 146 आ गया। मेरा मानना यह है कि इस कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद कंपनी जो अपना एनबीएफसी का हिस्सा बेचने वाली थी वो शायद बेचने की उसको जरूरत नहीं पड़े, उसको ये लोग बढ़ा सकते हैं, उसी पे कारोबार आगे कर सकते हैं, रिकवरीज अच्छी खासी आ सकती है। तो मैं ये नहीं समझता कि इसमें से निकलने की कोई जल्दी करनी चाहिए। ये री रेटिंग का दौर जो है जारी रहेगा। जहां तक पीएनबी हाउसिंग का सवाल है, चलिए वहां थोड़ा सा एक एक्सुबरेंस वाला माहौल बना था, अब वो कंसोलिडेट हो जाएगा। अब उसको कारोबार करके अपनी बढ़त हासिल करनी पड़ेगी। तो जो अपसाइड थी वहां पे तो अच्छी खासी आ गई है, उससे ज्यादा ही आ गई है। तो वहां कोई चाहे तो मुनाफा वसूली करे, शिफ्ट करना चाहे तो कर सकता है, बट रेलिगेयर में बने रहने की सलाह मेरी रहेगी।